नमस्कार साथियों, स्वागत स्वागत है इस जनरल साइंस हब चैनल पे। आशा करता हूँ कि आपने पिछले 2 वीडियोस को आपने देखा होगा, 2-3 वीडियो को, और आपने वहाँ से काफ़ी कंसेप्ट गेन किया होगा। देखिए, एक बेसिक सी जो यहाँ पे कंसेप्ट है ना, वो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको चीज़ें रटनी पड़ती है जब वो रेलवे के खासकर या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्वेश्चन अगर फिजिक्स से आए तो इस वीडियो सीरीज में क्या है कि आपको कंसेप्ट बिल्डअप के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस हमारी यही कोशिश रहेगी कि आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो। अब शुरुआत किया जाता है। देखिए, जो पिछले से मैं चालू करता हूँ। देखिए, साइंस में जितने भी आपने नाम सुना होगा, जैसे कि आपने वर्क सुना है, पावर सुना है, एनर्जी सुना है, टेम्परेचर सुना है, कोई भी चीज़ सुना है। देखिए, इसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। यानी हम इसे क्या कहते हैं बताइए? तो इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, जिसे हम हिंदी में भौतिक राशि कहते हैं। यानी इसको थोड़ा सा मैं ठीक कर लूँ, सही नहीं लग रहा देखने में। मैंने लिखा था इसे हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी भौतिक राशि। देखिए, अब ठीक तो है, मैंने बोला ठीक है सर, आपने कहा वर्क, पावर, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो इसमें नई बात क्या है? तो नई बात यह है कि इन सभी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरे को कहते हैं हम डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, अब ये फंडामेंटल क्या है, डिराइव्ड क्या है, उसको समझने के लिए आगे बढ़िए। देखिए, अब ये फंडामेंटल क्या है समझिए। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, और इसे हम क्यों फंडामेंटल कहते हैं समझिए। यहाँ पे क्वांटिटी है, इसको कंफ्यूज ना होइएगा, ये क्वांटिटी। देखिए, पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन सी ऐसी राशि है जिसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो सबसे पहले मैं बाद में बताऊंगा कि इसे क्यों कहते हैं। पहले ये देखिए कौन कौन सा है। लेंथ। अच्छा, ये बताइए लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? तो मैंने बताया था एम के सिस्टम जो होता है वही स्टैंडर्ड यूनिट में कैलकुलेट होता है। तो एम के में लेंथ के लिए क्या होता है? तो बोलोगे मीटर, यानी लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? मीटर। सेकेंड में मैंने आपसे पूछा था कि अच्छा बताइए, अगर मैं मास बोलूँ तो मास के स्टैंडर्ड क्या होगा? तो आप बोलोगे केजी। ये सभी फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जाम्पल है। तीसरा मैं बोलूँगा आपसे, अच्छा बताओ टाइम के लिए क्या होगा? तो आप बोलोगे टाइम के लिए होता है सेकेंड। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी, पहला हुआ लेंथ, दूसरा मास, तीसरा टाइम। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो होगा उसको आप कहो टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशि है। फंडामेंटल को हिंदी मीडियम में मूल राशि कहते हैं। तो टेम्परेचर के लिए जो यूनिट होता है ना, अब बताओ टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है? सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, फ़ारेनहाइट। तो बोलोगे स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है? स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा इनमें? तो ध्यान दीजिए, स्टैंडर्ड जो होता है ना वो केल्विन होता है। ध्यान रखिएगा हमेशा इस बात को। जो स्टैंडर्ड होता है ना वो केल्विन होता है, उसी को हम एम के सिस्टम में यूज करते हैं। तो टेम्परेचर का स्टैंडर्ड क्या है? केल्विन। और टेम्परेचर भी क्या है? एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। 4 हो गए। पाँचवा देखिए, मैं आपसे बोलूँ अच्छा बताइए इलेक्ट्रिक करंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इलेक्ट्रिक करंट जो है ना, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी का एग्जांपल है। और इसके लिए जो आप ऐसा यूनिट होगा वो होगा एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। छठा में मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मैंने क्या लिखवाया था? यूनिट क्या होगा इसका? स्टैंडर्ड यूनिट मोल। ध्यान रखिए, जो लास्ट में बचता है वो होता है आपका लुमिनस इंटेंसिटी। लास्ट में क्या होता है? लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। और इसका मैंने यूनिट क्या बताया था आपको? CD। यूनिट लुमिनस इंटेंसिटी क्या बताया? CD। और CD का मतलब फुल फॉर्म क्या था? मैं बताया था कैंडेला। और आपने अगर पिछले वीडियो को ध्यान से अगर आपने देखा होगा तो मुझे आप ये भी बताओ कि लुमिनस फ्लक्स,
लुमिनस इंटेंसिटी नहीं, लुमिनस फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में वैल्यू बताओगे। और साथ ही साथ यही बताओ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जिसका यूनिट मोल होता है, तो इस 1 मोल बराबर कितना वैल्यू होता है। आपको ये सारी बातें कमेंट सेक्शन में बतानी होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये 7 हो गई। 7 कौन कौन सी, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी, सभी की सभी को फंडामेंटल कहते हैं। अब फंडामेंटल क्यों कहते हैं, देखिए फंडामेंटल का हिंदी में कहते हैं मूल राशि। मतलब इन सातों का यूज करके ही फिजिक्स के अंदर कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ आपने इन सातों के अलावा सुन रखा है, जैसे आपने सुन रखा होगा फोर्स, सुन रखा होगा वर्क, पावर, एनर्जी, एक्सेलरेशन, स्पीड, कोई भी चीज़ आपने सुन रखा है, सभी को हम डिराइव्ड क्वांटिटी कहेंगे। यानी इन सातों के अलावा जितनी भी चीज़ आपने सुन रखा है सभी को हम कह देंगे डिराइव्ड, जिसको हिंदी में क्या बोलता है, व्युत्पन्न राशि। यानी इस डिराइव्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि, जो उत्पन्न की गई किससे, तो इस फंडामेंटल से, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में, मूल राशि। देखिए ध्यान, आगे समझिए। अब बात आती है नेक्स्ट में था डिराइव्ड। अब डिराइव्ड क्वांटिटी ऐसा नाम क्यों पड़ा, समझिए। डिराइव्ड मतलब जिसको व्युत्पन्न किया गया। जैसे कि एग्जांपल देखिए, मैं आपसे बोलूँ अच्छा बताओ मुझे स्पीड के लिए क्या लिखते हो, तो बोलोगे सर स्पीड के लिए हमने पढ़ रखा है कि स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही सुन रखा ना। तो स्पीड क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो एक दूरी की ही है ना। अब मैं बोलूँ कितना दूरी है, तो बोलोगे ये कितना दूरी है कैसे बताऊँ, मीटर में, किलोमीटर में, बोलूँगा स्टैंडर्ड में, तो बोलोगे मीटर में। तो दूरी को नाप रहे हो मीटर में, टाइम को किस में नाप रहे हो, सेकेंड में। अब भाई मुझे ये बताओ कि ये जो मीटर है, ये मीटर क्या है, लंबाई का यूनिट है, और टाइम क्या है, और ये सेकेंड क्या है, टाइम का यूनिट है। यानी ये जो मीटर देख रहे हो ना, ये मीटर लेंथ के लिए, सेकेंड किस लिए, टाइम के लिए। यानी जो स्पीड जो देख रहे हो पे बन रही है ना, ये मीटर और सेकेंड को यूज करने से बन रही है। यानी और मीटर और सेकेंड क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। यानी दो फंडामेंटल क्वांटिटी के आपस में जुड़ने से ही स्पीड का निर्माण हो रहा है। इसलिए स्पीड कैसा क्वांटिटी हो गया, तो बोलोगे डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो जितनी भी इन सातों फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा जितनी भी चीज़ें आप सुन रखे हो फिजिक्स के अंदर में, अगर मैं बोलूँ आपसे फोर्स, वर्क, पावर, टेंशन, एनर्जी, सरफेस टेंशन, कोई भी चीज़ जो आप इस सात के अलावा जो भी आपने सुन रखा है, इन सभी को हम कहेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी। बेसिक सी बात फिलहाल यही है। और ये फोर्स, वर्क, पावर क्या है, सरफेस टेंशन क्या है, आगे वीडियो में काफ़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल बस आपके माइंड में इतना क्लियर होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटी क्या है। यानी फंडामेंटल 7 जो है, इसके अलावा जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हो सभी की सभी क्या कहोगे आप, इस सभी की सभी यहाँ पे क्या होगी, और सभी की सभी डिराइव्ड क्वांटिटी का हिस्सा होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए आशा करता हूँ कि आपने फंडामेंटल डिराइव समझ लिया होगा। अब देखिए फिर मैं लिख रहा, यहाँ पे मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, फिर मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी। आप बोलोगे सर आप क्या कर रहे हो, अपने फिजिकल क्वांटिटी तो पहले ही अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी दो हो गई थी, स्केल और ये क्या कहते हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड। ये फिर से कोई नई आप कर रहे हो, तो जी हाँ, फिर से भौतिक राशि को फिर से दो भागों में और बांटा जाता है। लेकिन इस बार जो है इस हिसाब से बांटा जाता है उनकी दिशा के ऊपर, कि उनकी कुछ दिशा उषा भी होती है। यानी इस बार जो है पैमाना दिशा का फैक्टर आ जाता है। अब वो दिशा का फैक्टर कैसे आता है अच्छे से समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले इस फिजिकल क्वांटिटी को मैं एक और दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक हो जाएगा हमारा स्केलर, एक हो जाएगा वेक्टर। यानी कोई भी भौतिक राशि होती है, एक को हम एक अगर हम फिर से दिशा के रूप में बांटना चाहें तो आप कहोगे कि एक को हम स्केलर को, ये आर है, एक को हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, एक को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। अब ये स्केलर और ये इसको स्केलर को हिंदी में ध्यान दीजिए, हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं, अदिश राशि। और वेक्टर को क्या कहते हैं, सदिश राशि। सदिश राशि।
तो हिंदी में नाम सुन के बहुत कुछ समझ में आ रहा है। अदिश, जिसके पास दिशा नहीं, उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। और सदिश, जो दिशा के साथ में आता है, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ से बेसिक चीज़ अब फिलहाल समझने के लिए समझिए कि स्केलर उसको कहेंगे ऐसी फिजिकल भौतिक राशि होगी जिसके पास दिशा नहीं होगी। कैसे नहीं होगी हम आगे समझेंगे। और वैसी भौतिक राशि जिसके पास दिशा होगी उसको हम कहेंगे सदिश राशि। आगे इसको और से समझते आइए। जैसे कि दोनों में अतिश सदिश क्या है, ध्यान समझिए। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे और एक बिंदु यहाँ पे। मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों के बीच एक बिंदु का नाम ए से बी जाना है। ए से कहाँ जाना है, बी। तो जा रहे हो तो दूरी ही तो कवर कर रहे हो, यानी ए से बी जाओगे तो दूरी ही तो कवर करोगे। तो बोलोगे ठीक है, एक दूरी तो मेरा बनता है कि मैं बिल्कुल सीधी चले जाऊँ बिना घूम घूम कर, सीधा। ठीक है, और ये मैंने मान लिया कि कुछ भी अपना होगा। मान लिया मैंने यहाँ से इनको 1 किलोमीटर का इन्होंने दूरी तय करा, सीधा स्ट्रेट चल गए। अच्छा, और मैं तो जा सकता हूँ ना, ध्यान दीजिए। तो अब क्या है कि आप कोई टेढ़ी मेढ़ी से पकड़ के आप ऐसे पहुँच गए। अब ऐसे जब जाए तो आपको आपने ले लिया यहाँ पे 3 किलोमीटर। तो अब ध्यान दीजिए, एक पॉइंट था ए, एक है बी। ए से बी जाने के लिए यानी दूरी तक कवर करने के लिए आपने अलग अलग रास्ते का प्रयोग करा, लेकिन सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, वो कौन सा था, 1 किलोमीटर। और ये क्या था, ये मिनिमम डिस्टेंस नहीं। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखता हूँ डिस्टेंस, ध्यान समझिए, और एक लिखता हूँ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों को समझ जाइए, स्केलर वेक्टर इजीली समझ सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, विस्थापन, विस्थापन। और इसे क्या कहते हैं हम, दूरी। ध्यान दीजिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि ये जो डिस्टेंस है, नीचे में लिखा डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस कौन होगी, डिस्प्लेसमेंट कौन होगी। तो ध्यान दीजिए, डिस्टेंस जो मैंने लिखी है ना, जो आप एक ऊपर वाले रास्ते से निकल गए थे, जिस कितना किलोमीटर गए थे, 3 किलोमीटर। और ये जो सीधी 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ही है। तो डिस्टेंस में दोनों होगी, ये भी डिस्टेंस है और ये भी डिस्टेंस है। दोनों दूरी कहलाएगी, दोनों क्या कहलाएगी, दोनों दूरी कहलाएगी। लेकिन जब बात डिस्प्लेसमेंट की होगी तो ध्यान दीजिए, जब भी बात डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन की बात करोगे तो आप सिर्फ और सिर्फ सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी कम से कम 2 बिंदु के बीच की जो दूरी है वही लोगे। क्लियर है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में सबसे कम से कम दूरी लेनी है। तो कम से कम दूरी ए और बी के बीच में कौन थी, 1 किलोमीटर। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर नहीं होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि ये जो डिस्टेंस थी, डिस्टेंस तो 3 भी किलोमीटर है, 1 भी किलोमीटर है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 किलोमीटर है। बात आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप तो ये भी बोल सकते हो कि डिस्टेंस सभी होती है, यानी जो डिस्प्लेसमेंट जो होती है ना 1 किलोमीटर, वो भी डिस्टेंस ही होती है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिर्फ और सिर्फ एक ही होती है, एक से ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन डिस्टेंस बहुत सारी कुछ हो सकती है। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये बात ठीक है, अब आगे समझते हैं इसके बाद। ठीक है, डिस्टेंस एक से ज़्यादा हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ ही रही। लेकिन इसमें दिशा का क्या कंसेप्ट है, डायरेक्शन का क्या मतलब है, ये भी समझिए। देखिए, मैंने 2 पॉइंट बनाया था, ए और बी। अब मुझे बताओ ए से बी जाने के लिए कम से कम दूरी क्या होगी। तो मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि 1 किलोमीटर थी एक ए से बी जाने के लिए। अब एक ए से बी जाने के लिए 1 किलोमीटर तो डिस्टेंस मैंने शॉर्टेस्ट बताया, लेकिन अब मैं बोलूँगा अच्छा बताओ कोई दिशा उसा फिर फिक्स होगी ना भाई 1 किलोमीटर जाने के लिए। अब मैं मान लो कि अब यहाँ ए से बी जाना है, मैं अगर साउथ में चला जाऊँ तो मैं नीचे इधर चला जाऊँगा, पहुँच पाऊँगा क्या बी के पास, नहीं। मैं साउथ में अगर 1 किलोमीटर चला जाऊँगा तो बी के पास नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं अगर नॉर्थ में चले जाऊँ यहाँ से तो बी के पास नहीं पहुँच पाऊँगा 1 किलोमीटर। मैं अगर सिंपल ऐसे भी चले जाऊँ ईस्ट में तो 1 किलोमीटर नहीं पहुँच पाऊँगा, ऐसे भी चले जाऊँगा तो 1 किलोमीटर नहीं पहुँच पाऊँगा। यानी तो अब ए से बी पहुंचने के लिए कहने का मतलब सिर्फ 1 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दूरी ही नहीं कवर करना है,
उस बंदे को कुछ दिशा भी बतानी होगी कि इस दिशा में जाओगे तभी 1 किलोमीटर शॉर्टेज दूरी तय करके वहाँ पहुँच पाओगे। यानी ए से बी जाने के लिए हमको बताना होगा उस बंदे को कि देखो भाई 1 किलोमीटर तो तुम्हें चलना तो है, लेकिन कैसे चलना है, नॉर्थ ईस्ट में चलना है। कैसे चलना है, नॉर्थ ईस्ट में चलना है, तभी तुम 1 किलोमीटर दूरी तय करके बी के पास पहुँच जाओगे। क्योंकि अगर तुम साउथ में जाओगे तो इधर पहुँच जाओगे, कहीं नहीं बी के पास नहीं जाओगे। वेस्ट में जाओगे तो इधर चले जाओगे 1 किलोमीटर, नॉर्थ में जाओगे तो इधर चले जाओगे, और ईस्ट में जाओगे तो ऐसे चले जाओगे। तो कहने का मतलब आपको 1 किलोमीटर किधर जाना है, नॉर्थ ईस्ट, तभी आप बी के पास पहुंच पाओगे। इसीलिए कहा जाता है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसमें क्या होता है, डायरेक्शन भी बताना होता है। क्या बताना पड़ता है, डायरेक्शन। जैसे कि यहाँ मैंने बताया कि नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तभी पहुंच पाओगे, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे। इसके बिना बताया आप डिस्प्लेसमेंट नहीं पॉसिबल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है, ठीक है ना। इस बात को याद रखिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डायरेक्शन। लेकिन डिस्टेंस के पास डायरेक्शन होगा तो बोलो नहीं, डिस्टेंस तो ऐसे भी हम कैसे भी चले जाएँ, ऐसे हम 1 किलोमीटर गए फिर ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकते थे। तो कहने का मतलब डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता, किसी के पास होता है, डिस्प्लेसमेंट के पास। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर इसलिए एक स्केलर मतलब जिसके पास दिशा नहीं होती है, और दूसरे तरफ मैं लिख रहा हूँ वेक्टर, क्या, क्वांटिटी जिसके पास क्या होती है, दिशा होती है। यानी इसमें दिशा होगी, इसमें नहीं होगी। तो स्केलर में सबसे पहले मैंने भी बताया था आपको, क्या बताया था, डिस्टेंस। लेकिन वेक्टर यानी दिशा जिसमें होगी उसमें क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था आपको, डिस्प्लेसमेंट। आशा करता हूँ कि स्केलर और वेक्टर का मतलब क्या क्या बन रहा है आप इजीली अब समझ पाओगे, ठीक है। तो अब स्केलर के बाद मैं बोलूँ, डिस्टेंस के बाद अगर आपको यह बोले लेंथ, दूरी, तो कोई दूरी कितनी भी हो सकती है। लेंथ हो गया मान लीजिए, कोई बोले मास, ये सब क्या है, तो बोलोगे सभी की सभी क्या है, स्केलर। लेंथ, मास, टाइम, ये सभी क्या है, इनके पास कुछ डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन बोलो डिस्प्लेसमेंट हो गया, कोई बोला फोर्स, तो फोर्स भी है, फोर्स लगाने के लिए भी डायरेक्शन होता है ना, किधर फोर्स लगा रहे हो, कोई वस्तु उधर हो जाएगी। तो जितनी भी जब फोर्स हो गया, यही मान लीजिए कोई बोलता है मोमेंटम हो गया। फिलहाल के लिए इसको आप याद करने की कोशिश कीजिए, आगे मैं समझा दूंगा ये सब के मतलब क्या होता है। या कोई भी अगर आपको कोई बोले फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इसके साथ ही आपसे कोई बोले टॉर्क बोले, ये सभी का मतलब क्या है आगे समझोगे। फिलहाल इस वर्ड को ध्यान में जरूर रखना कि हम वेक्टर के अंदर क्या क्या रखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क हो गया, इन सभी को हम कहते हैं वेक्टर। लेकिन स्केलर में कोई बोले लेंथ, मास, टाइम, स्केलर के अंदर और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट सी है मैं लिखवाना चाहूँगा जो आपको याद करने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेंथ, मास, टाइम हो गया, कोई बोले टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर के बाद कोई बोले आपसे बोलो वर्क, पावर, एनर्जी, ये सभी की सभी कोई बोले क्या है तो कहोगे आप ये सभी की सभी किसका एग्जाम्पल है, तो आपको बोलना होगा कि ये सभी की सभी स्केलर क्वांटिटी का पार्ट है। सभी क्या है, स्केलर। ध्यान दीजिए, वेक्टर के अंदर मैं काफ़ी कम बताया हूँ, लेकिन स्केलर के अंदर जितनी भी डाटा मैंने लिखी है सबको आप माइंड में रखिएगा। तो अभी तक आपने देखा कि स्केलर और वेक्टर के अंदर भी हम कितने पार्ट में हम डिफ्रेंशिएट कैसे कैसे करते हैं। आशा करता हूँ कि बात आपको समझ में आई।